हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि क्या जरूरत है, ठीक है, ताकि सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में चले, बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, रूल ऑफ लॉ पढ़ा, ठीक है, तो वो हम कवर करके आए हैं। अभी अब क्या है, तो अब आपको ये तो पता है कि हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत होती है, और मैं ये भी बोलूंगा कि इंडियन जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब कैसे है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की गई है, उस चीज को हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में। जैसे पावर्स क्या है इंडियन जुडिशरी की, ठीक है, फीचर्स क्या है अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो, या फिर हाउ इंडिपेंडेंस इज एंश्योर्ड इन इंडियन जुडिशरी, ठीक है, ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, आप यहां से क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी पेंसिल लेकर बैठेंगे आप सभी। पेंसिल क्यों लेकर बैठना है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, तो एनसीईआरटी बुक में आपको कुछ फैक्ट्स ऐड करना है वहां पे। मतलब व्हाट आई फील कि कुछ चीजें छूट गई है तो उन्हें हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं बताते जाऊंगा, आप लिखते जाना। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मीनिंग, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इंडिपेंडेंस या फिर कह सकते हैं कि डिपेंडेंस, ये चीजें मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि अभी आप स्कूल में तो अभी आप डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। एक समय के बाद में आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है, मतलब किसी के ऊपर आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से निर्भर नहीं हो, ठीक। तो पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट आप कब हो जाओगे? तो जैसे अब आप जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, सारी चीजें। लेकिन एक एडवाइस और ले लो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, पेरेंट्स की एडवाइस से कभी इंडिपेंडेंस सीख मत करना, समझ रहे हो? हमेशा डिपेंडेंट रहना अपने पेरेंट्स के ऊपर, उनकी एडवाइस के लिए बहुत मदद देगी जीवन भर, ठीक है, मान के चलना इस चीज को। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंस आप कैसे इंश्योर करोगे, उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब किन मायनों में उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, वो अपना काम करते रहे, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करें। वो जब जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्लियर हुआ? अगला क्या है, अदर ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर विद इट्स डिसीजन। जुडिशरी ने जो डिसीजन दे दिया वो अपनी समझ से, अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए डिसीजन दिया है, तो जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो यहां पे इंटरफेयर ना ही करे तो बेहतर है, ठीक है। वो इंटरफेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म करने वाली चीज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये रखना, मतलब हम मीनिंग बता रहे हैं आपको कि हाउ कैन यू से दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट और नॉट। सो दीज आर द पॉइंट्स, यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है, कि जुडिशरी में जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है वो फंक्शनिंग में इंटरफेयर ना करें, वो डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर ना करें, ठीक है, या फिर डिसीजन जो ले लिया गया है उस डिसीजन में इंटरफेयर ना करें, जुडिशरी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। इंडिपेंडेंस में यह भी आएगा कि किसी प्रकार का डर ना रहे, किसी प्रकार का फेवर ना देना पड़े जजेस को, वो इंडिपेंडेंटली अपनी सोच के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से काम कर सके। तो दीज आर दी पॉइंट्स, ध्यान रहेंगे। जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते तब हम कहेंगे कि यस, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। दीज पॉइंट्स मेक श्योर दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्लियर हो गया ना आपको, ये हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब अगर आगे देखें कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपको छूट है, ठीक है। अब वो छूट का मतलब ये नहीं कि हर तरफ से छूट है, मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डज नॉट इंप्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इस चीज को समझ लो, बुक में समझ लो, लाइफ में समझ लो, बहुत काम आने वाली। क्या कि इंडिपेंडेंस आप बात कर रहे हो कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ अदर ऑर्गन्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी अपने हिसाब से कुछ भी पावर का इस्तेमाल करे, जिसे जेल में डालना उसे सजा दे दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे हम क्या देखते हैं कि आपने अभी लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर से निकल के जो लोग एग्जीक्यूटिव बनते हैं, वो लोग एग्जीक्यूटिव तो बन गए, लेकिन फिर भी वो अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को। क्यों? क्योंकि जिस दिन पार्लियामेंट में सपोर्ट गिर जाएगा, मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, उस दिन उनकी सरकार भी गिर जाएगी। तो उस तरह से क्या है कि चेक्स एंड बैलेंस बना हुआ है। अब आप बोलोगे सर जुडिशरी किसके लिए अकाउंटेबल होती है? तो जुडिशरी भी अकाउंटेबल होती है। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को हमने फिक्स किया है, हमने ये इंश्योर किया है कि जुडिशरी आर्बिट्रेरी वे में, एक तरफा तरीके से वो अपना राज ना चलाएं, ठीक है।
कैसे इंश्योर किया है ये समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ना, ठीक है। जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना जज, सबसे ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ आवर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी खूबसूरती को समझो कि किस तरह से हमने चीजों को बुना गया है। एक इंडिविजुअल को आप सबसे ऊपर रख दोगे तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी आ सकती है, ठीक है, उसका कह सकते हैं पर्सनल बायसनेस बीच में आ सकती है। इसीलिए हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि इंसान के विचारों को पूजा जाए, इंसान को नहीं पूजा जाए कभी भी, ठीक है। वही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट की है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी यूं ही वेस्ट नहीं हुई है कभी भी। तो क्या फिलॉसफी है कि जुडिशरी को आपने इतनी पावर दे दी, वहां पे चेक्स एंड बैलेंस कम देखने को मिल रहा है, तो जुडिशरी किसको अकाउंटेबल होगी? तो समझना कि जुडिशरी जो भी करे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर करे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर ना जाए। जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का नोशन है, ठीक है। वो हमारे एस्पिरेशंस को दर्शाता है। आया ना समझ में? तो जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। जुडिशरी जो भी काम करे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के हिसाब से चले, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन क्या होते हैं? कहीं रूल्स में नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या कि इंपार्शियलिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, दीज आर द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। तो जुडिशरी जब भी अपना काम करे इन सारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को ध्यान में रखें, ठीक है। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड टू दी कंट्री, और देश को जवाबदेह रहती है जुडिशरी। तो इस तरह से क्या है कि चेक्स एंड बैलेंस यहां भी है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कहीं कहीं आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कोई इंटरव्यू में पूछ लेगा आपसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो आपस में चलो चेक्स एंड बैलेंस बनाए हुए हैं, बट जुडिशरी इज फ्री टू वर्क इन ए आर्बिट्रेरी वे और इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, जुडिशरी इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड टू द कंट्री। क्लियर हुआ ना? तो ये कहानी रहेगी हमारी, ठीक। तो ये मैंने आपको बेसिक एसेंस बताया कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, और इंडिपेंडेंस का मतलब आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। तो आप भी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आपको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, लेकिन कभी भी उस इंडिपेंडेंस का इस तरह से इस्तेमाल मत करना, ठीक है, अपने अच्छे के लिए। आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब उड़ना होता है। आजादी का मतलब अपने आप को, अपने पंखों को काटना कतरना नहीं होता है ना, वो चीज है। क्लियर? तो ये हो गया। अब अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाउ कैन इट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब आप ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दोगे कैसे? मैंने आपको क्या बताया अभी तक? डेफिनेशन बताई, और मैंने बताया डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, ठीक है, वहां तक समझ में आ गई चीजें। अब आप कह रहे हैं कि इंडियन जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंस आप कैसे इंश्योर करोगे? हाउ इट कैन बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। आप कैसे प्रोवाइड करोगे, कैसे प्रोटेक्ट करोगे इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को? यहां से अब आपके आंसर्स को आपको फ्रेम करना है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट आर दोस प्रोविजंस? इन प्रोविजंस को समझना। प्रोविजंस जैसे देखे जाए तो द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। जो जज का अपॉइंटमेंट होता है, अब अपॉइंटमेंट में आप लेजिस्लेचर को नहीं इंक्लूड करोगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी जज को पता है कि ये लोग मुझे कोई फेवर दे नहीं सकते हैं, तो मैं इनका काम क्यों करूं? मतलब आदमी कहां पे स्वार्थ देखता है, मतलब आदमी कहां पे ऐसा मैनिपुलेटिव हो जाता है जहां पे उसे अपना प्रॉफिट दिख रहा हो, अपना स्वार्थ दिख रहा हो, ठीक है। अगर आप क्या होगा कि लेजिस्लेचर जजेस को अपॉइंट करने लगेंगे तो क्या होगा कि जजेस कभी भी लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि इनके अगेंस्ट में चले जाएंगे तो हमारे अपॉइंटमेंट में क्या करने लगेंगे? हमारे अपॉइंटमेंट में हमें फेवर नहीं देंगे ये, ठीक। तो उस सेंस में क्या है, हमने ओपन रख दिया चीजों को, क्या कि लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जब लेजिस्लेचर जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं होगा तो जजेस निरपेक्ष रूप से इंपार्शियल वे में अपना काम करेंगे। क्लियर? फिर क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले अ रोल इन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। समझ में आ रहा है ना कि अगर लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट होता तो लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जजेस को फिर पार्टी को फेवर देना पड़ता। पार्टी पॉलिटिक्स, वही गंदगी होने लगती सारी चीजें। तो उसके चलते क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स अब कहीं से किसी भी तरह से इंफ्लुएंस नहीं करेगी जजेस के अपॉइंटमेंट को, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट को। अगर समझ में, तो ये हमने इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ये चीज करी है कि दूर दूर तक इनका संबंध नाता ही मत रखो कुछ, कि बाद में आगे चल के इनके कोई कोलैबोरेशन हो, ठीक है। एक कहानी वो हो गई है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से प्रोविजंस बनाए गए हैं। दूसरा क्या है, अब सवाल ये आता है, चलो ठीक है, जजेस के अपॉइंटमेंट में कहीं से कहीं तक कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन जज की तरह आप अपॉइंट किसको करोगे? ठीक है, यहां पे लिखना अब आप लोग देखो। तो हु कैन बी अपॉइंटेड एज जज, तो ये अपॉइंटमेंट वाला एक अगला वीडियो में हम पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तो उसमें प्रोसेस में आपको बताऊंगा। क्राइटेरिया भी देख लो। क्राइटेरिया क्या है? अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर एंड और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ, ठीक है। मतलब
एक वही इंसान जज बन सकता है जिसके पास में क्या हो, एक्सपीरियंस हो एज ए लॉयर, ठीक है, एंड मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ। तो अब ये ओपन एंडेड हो गया, यहां पे लिखो, जैसे क्या होता है कि किसी भी इंसान को जज बनाना है तो उसके पास में एक्सपीरियंस, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे क्या, हाईकोर्ट के जज की तरह उसके पास में सर्विंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का किसी एक कोर्ट में, या फिर सब्सिक्वेंटली 2-3 जगह अलग अलग हाई कोर्ट में। तो 5 साल हाई कोर्ट के जज की तरह काम किया हो, या फिर 10 साल तक एक्सपीरियंस हो, ठीक है, एक्सपीरियंस एज ए लॉयर बात करें ना, तो हाई कोर्ट के जज की तरह 5 साल का, और उसके बाद में अगर लॉयर की बात की जाए तो हाईकोर्ट में लॉयर की तरह, हाईकोर्ट में लॉयर की तरह 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, 10 साल का एक हाई कोर्ट में कह लो आप, या फिर कहीं अलग अलग कंटिन्यूटी में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है, एक इंसान जो क्या है, एक्सपीरियंस हो, जिसके पास में 5 साल 10 साल, बता दिया, 5 साल एज ए जज और 10 साल एज ए लॉयर, दोनों में से कुछ भी, तो कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज, ठीक है, एंड मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द लॉ। फिर इसमें और भी क्राइटेरिया, जैसे प्रेसिडेंट की नजरों में उस इंसान को ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ही और शी इज वेल वर्स्ड इन लॉ, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। एमिनेंट पर्सनालिटी होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब भी आप अपॉइंट करते हो ना, तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए क्या है कि पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द पर्सन और हिज हर पॉलिटिकल लॉयलिटी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी, ठीक है। कभी भी पॉलिटिकल स्टैंड नहीं देखा जाएगा जज का कि भैया ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट में इन्हें जज बना दो, चलो, ठीक है, ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में इन्हें जज बना दो। वो पॉलिटिकल लॉयलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियंस मायने नहीं रखता जब भी आप जज का अपॉइंटमेंट करते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना, ताकि क्या हो, ताकि वो सेपरेशन किया जा सके पावर का, इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके। हम वही पढ़ रहे हैं कि हाउ इट कैन बी प्रोवाइडेड, कैसे इंडिपेंडेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टी और इनको दूर दूर रखो। क्लियर? व्हाट्स नेक्स्ट? तो अगर आगे देखते हैं हम, ठीक है, तो अब ये पॉइंट आप पावर या फिर फीचर में भी लिख सकते हो सारे। और क्या क्या है आगे देखो, तो जजेस हैव फिक्स्ड टेन्योर। फिक्स्ड टेन्योर मतलब क्या है, देखो, अब जब जज को पता है कि मुझे अगर इंडिपेंडेंट तरीके से अपना डिसीजन सुनाना है, इंपार्शियल तरीके से अपने डिसीजन सुनाना है, तो ऐसा ना हो कि मैंने अगर डिसीजन किसी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में दे दिया तो पार्टी मुझे ही निकाल दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आपको यह श्योरिटी देना होगा कि आपके जज जो है उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कह सकते हैं स्पेस हो जाए उनके लिए कि हाँ, आपको कोई नहीं निकाल रहा है अभी जॉब पे से, आप आपका काम निर्भीक होके, ठीक है, बिना किसी डर के अपना काम करो। तो इसीलिए हमने क्या दिया, जजेस को फिक्स्ड टेन्योर दिया। फिक्स्ड टेन्योर कितना दिया, तो जजेस कैन होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट विच इज 65, ठीक है, 65 साल जो है, तो ये मतलब ऐसा कन्वेंशन है कि 65 साल तक क्या रहता है, जो उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है, तब तक जजेस अपना ऑफिस एंजॉय करेंगे बिल्कुल बिना किसी डर के। तो ये एक उनको क्या मिल गया, सिक्योर फिक्स्ड टेन्योर मिल गया। टेन्योर मतलब उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो फिक्स्ड रहता है कि इससे पहले आपको कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्रेरी तरीके से काम करेंगे, प्रोविजन वो भी है, अभी बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड टेन्योर रहता है, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी डर के काम करे अपना, ठीक है। द जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड तो है ही, उसी के साथ साथ में सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब कोई निकाल नहीं सकता, वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, हाँ, ये एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस मतलब जब आप प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाली, ये दो टर्म यूज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर प्रूव होता है कि हाँ, जजेस ने ये मतलब जज का ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए था, जैसे करप्शन में पकड़े गए अगर, ठीक है, तो आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुए, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लाया गया था, वो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में रिमूवल वाले में, ठीक है, अलग अलग टॉपिक है ना, तो पढ़ते चलेंगे। तो उस तरह से क्या है कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि उनका टेन्योर फिक्स है, वो तो फिक्स कर दिया, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी भी रहेगी, कोई भी यूं ही ना निकाल दे। तो इसके लिए क्या है, कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में उन्हें रिमूव किया जा सकता है, जजेस में भी रिमूव्ड, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट दे वर्क विदाउट फियर और फेवर, और ये प्रोविजन डालने के पीछे कारण सिंपल सा यही है, ताकि वो बिना किसी चिंता के काम कर सके अपना, ठीक है। तो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ जज, ठीक है। व्हाई, तो व्हाई वाला आंसर आपको यहां मिलेगा ना, ताकि वो जब उन्हें खुद को सेटिस्फेक्शन होगा कि हमें आसानी से नहीं निकाला जा सकता, तभी वो अपना काम सही तरह से करेंगे। और यहां पे एक डिबेट ऐसी भी आती है कि तभी वो अपना काम गलत तरीके से करेंगे, कि उन्हें कोई डर ही नहीं है कि निकाला नहीं जा सकता। इसलिए निकाला जा सकता है, असंभव नहीं है, इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, तो वैसे तो हम इसे रिमूवल वाले उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि स्पेशल मेजोरिटी जो आप पढ़ के आए हो चैप्टर 3 में,
तो वो स्पेशल मेजोरिटी से ही निकलते हैं जज अगर निकालना है तो, ठीक है। जज को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे भी इंपीचमेंट कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है वैसे ही जजेस का भी इंपीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है। तो पार्लियामेंट में इंपीचमेंट प्रोसेस चलेगा तब जाके कहीं जज को रिमूव किया जा सकता है। टिल डेट नो जज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर पोजीशन। क्लियर है? सो ये आपको ध्यान रखना, फिक्स्ड टेन्योर हो गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया। आगे अगर देखें हम तो फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी में जो जज वगैरह है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। किसके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं? तो किसी भी प्रकार से वो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भैया हमारे को सैलरी दे दो, ठीक है। उनकी जो सैलरी रहती है वो डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाती है, तो वहां से उनको पैसा सीधा मिलता है, ठीक है। नो डाउट कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो उनकी सैलरी फिक्स करती है लेकिन डिसएडवांटेज में नहीं कर सकती उनके, मतलब बढ़ाएगी ही, कम नहीं कर सकती पार्लियामेंट, समझ रहे हो ना। तो उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती, पहली बात तो ये, ठीक है, और उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती, बढ़ेगी ही। पार्लियामेंट उनकी सैलरी फॉर श्योर तय करती है लेकिन पार्लियामेंट उनकी सैलरी क्या करेगी? बढ़ाएगी ही, कम नहीं करेगी, ठीक है। ओनली एक्सेप्शन इज इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर मान लो हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तब तो पैसा ही नहीं रहेगा देश में, तब सबकी सैलरी काट सकते हैं, ठीक है, तो वो कहानी रहती। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये पॉइंट आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं अगर तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस आर नॉट सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। वही मैं बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कम नहीं कर सकते हो आप, बढ़ा ही सकते हो, ये होगा। फिर क्या है? जजेस आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म पता समझते हो कि आप उन्हें पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जज ने निर्णय गलत दिया, आप जज नहीं बनोगे उनके लिए, ठीक है। तो यहां पे एक इमेंस पावर आती है जुडिशरी के पास। समझना इस चीज को कि जुडिशरी को, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जुडिशरी के जो भी डिसीजंस हैं तो उन्हें आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, उस पे आप अपनी जजमेंट नहीं दे सकते हो। जुडिशरी फाइनल अथॉरिटी होगी, उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है, मेरा वचन ही है शासन, उस टाइप की कहानी है यहां पे बाहुबली वाली। तो सेंस में क्या, जुडिशरी आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। तो द जुडिशरी हैज द पावर टू पेनलाइज दोस हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब जरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझो। देखो पर्सनल क्रिटिसिज्म क्या होता है मैं समझाता हूं कि किसी जज ने कोई जजमेंट दिया, अब आप जज बन रहे हो जाके, क्या कि आपने ऐसा क्यों करा, ये कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन फलाना ढिमका, इस तरह की कहानी, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जा सकता है। अभी जैसे आपने सुना होगा प्रशांत भूषण जो थे, ठीक है, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा था, 1 रुपए की पेनल्टी लगी थी उनके ऊपर, ठीक है। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या है कि आप अगर मिसबिहेव कर रहे हो, प्रूवन मिसबिहेवियर देखने को मिल रहा है कि जिसके चलते आप डिसओबे कर रहे हो, ठीक है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो आपके ऊपर केस कर देगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा और आपको पेनल्टी लगेगी, जेल भी हो सकती है, पैसे फाइन भी पे करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये प्रोविजन क्यों डाला है कि जुडिशरी अपने आप को एम्पावर्ड फील करे। एम्पावर्ड होगी तभी क्या करेगी जुडिशरी, एम्पावर्ड होगी तभी तो वो अपना काम कह सकते हैं कि फियरलेस वे में कर पाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इसी से जुड़ा हुआ ये कि अब देखो आपको पता है हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है डिबेट डिस्कशन का कंट्री में? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट तो सब बातें कर सकती है। तो यहां पे आप देखते हैं, मैंने आपको ये जब लेजिस्लेचर चैप्टर पढ़ा रहा था तब होमवर्क भी दिया था कि आप पता करना कि पार्लियामेंट क्या हर चीज डिस्कस कर सकती है, क्या वो जुडिशरी की फंक्शनिंग को भी डिस्कस कर सकती है। चलो देखते हैं क्या प्रोविजन है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस, ठीक है, समझना, एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव अ जज इज बीइंग कैरिड आउट। ठीक, समझ में आया? अब इसको रिलेट करो प्रीवियस चैप्टर के साथ में, जो पिछला चैप्टर पढ़ के आओ लेजिस्लेचर वाला। मजेदार चीज है, ऐसे इंटर रिलेट करके पढ़ोगे तब पढ़ाई करने का मतलब, नहीं तो बंद कर दो किताब। ठीक, देखो समझो क्या है। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस, मतलब जजेस ने जिस भी तरह से डिसीजन दिए हैं उससे डिस्कस नहीं कर सकती पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में आप हर मुद्दे पर डिस्कस करो। ये मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो हाईएस्ट फोरम है डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए कंट्री में, तो हर मुद्दे पर डिस्कस कर सकती है, लेकिन वो जजेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है डिस्कशन में अपने। ठीक है, जजेस के ऊपर, जजेस के कंडक्ट के ऊपर वो डिस्कशन नहीं कर सकती है। ठीक, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव अ जज बीइंग इज कैरिड आउट। अगर अब जैसे आपको ये भी पता है कि अगर किसी जज को रिमूव करना है तो डिफिकल्ट है, इंपॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या प्रोसेस होगी कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी मिलना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए जब वोटिंग वगैरह होगी उस समय पे डिस्कशन हो सकता है, बाकी जजेस का काम जो है, काम पे डिस्कशन नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया, रिलेट कर पाए हो ना? तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो वाले पॉइंट से क्या, कि वो पर्सनल क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए उन्हें पार्लियामेंट तक से इम्यूनिटी दी गई है। क्लियर है? अब कंक्लूजन अगर हम करेंगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा,
वाई ऑल दीज पावर्स, इतना आप देखोगे तो इंडियन जुडिशरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहां की जुडिशरी, यूएसए की जुडिशरी को पावरफुल माना जाता है, वैसे इंडिया की जुडिशरी को भी बहुत पावरफुल माना जाता है। क्यों माना जाता है, इतनी पावर क्यों दी जाती है पता है? ताकि क्या हो, दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एडजुडिकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ये सारी चीजें इसलिए दी गई है ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट वे में अपने निर्णय ले सके, ठीक है। उसे ये चिंता ना हो कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसाइज करो, डालो इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर, ठीक है। तो इस तरह से एम्पावर किया गया। बिना दांत का शेर शेर नहीं कहलाएगा ना, खिलौना बन जाएगा वो, तो आप बैठ जाओगे उसके ऊपर, चल मेरे घोड़े टुक 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 करोगे। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में आपको एम्पावर करना पड़ेगा, दांत देना पड़ेंगे, तो वो दांत दिए हैं, ठीक है। अब फिर यहां डिबेट्स है बहुत सारी की, कभी कभी एक्स्ट्रा कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, वो सारा सब कुछ आप आगे पढ़ोगे डिबेट्स में, चैप्टर मजेदार है, ठीक है, मजा आएगा, बिलीव मी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया अपॉइंटमेंट किसका किया जा सकता है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज। अब वो प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस का देखेंगे, जजेस का देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, निश्चिंत रहो। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आई होप आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं यहां से, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करने वाले लोग भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं, सारी इनसाइट्स दिए मैंने आपको। क्लियर है? मैग्नेट बीन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट बीन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।